व्यूवर्स, आज हम तहसीलदार ने तहसीलदार का पेपर का पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ आप तारा MCQs चैनल पे जाइए, वहाँ देख सकते हैं। ये पास्ट ओरिजिनल पेपर है KPPSC के तहसीलदार और नैब तहसीलदार का, जिसका हमने पूरा पेपर जो है डिस्कस करना है। ये पेपर जो मैंने दिया था, इस वक्त इसका जो टोटल मार्क थे वो 400 थे और टाइम जो था वो 90 मिनट्स था और टोटल MCQ जो थे वो 100 थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था और ये पेपर जो है ये स्क्रीनिंग पेपर था। तहसीलदार और नैब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है और बाद में अगर आप मेरिट में आ जाएंगे मेरिट लिस्ट लगाया जाता है। इसके बाद जो मेरिट में आएंगे वो आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। हमारे पास रिटन टेस्ट का छोटा सा एक सिलेबस भी है जो कि मैं शॉर्ट में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तारा MCQ यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ तारा MCQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये है तहसीलदार नैब तहसीलदार का जो 4 पेपर होते हैं। इसमें जर्नल इंग्लिश होता है, जर्नल उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और जर्नल नॉलेज और एवरीडे साइंस के पेपर होते हैं। आप ये पेपर जो है इंग्लिश या उर्दू मीडियम में दे सकते हैं। आपकी मर्जी है कि इंग्लिश में दे सकते हो या उर्दू मीडियम में, ये आपकी मर्जी है। ये इसका सिलेबस है। बाद में मैं आपके साथ डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन करूँगा कि जर्नल इंग्लिश में क्या आएगा, जर्नल उर्दू में क्या आएगा। चलते हैं अब अपनी पेपर की तरफ। ये है हमारे पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 21। इफ यू टेक माई एडवाइस डिश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आई विल बाय 2। इफ यू टेक माई एडवाइस आई विल बाय 2। तो उर्दू में इसका ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगा, अगर आप मेरा मशवरा ले तो मैं 2 खरीदूंगा। ये सेंटेंस जो है ये कंडीशनल वाली सेंटेंस है, जो कि कंडीशनल सेंटेंस ही लिया गया है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है मैं कंडीशनल सेंटेंस के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये है कंडीशनल सेंटेंस। इन पेपरों में कंडीशनल सेंटेंस के पेपरों में 2 क्लास होते हैं, यानी एक एप क्लास और दूसरा जो होता है वो मेन क्लास होता है। मेन क्लास में एप क्लास में कोई शर्त बयान की जाती है और मेन क्लास में इससे रहनुमा होने वाले नताइज की जाती है। मंतज़िल पर गौर करें। हमारे पास टोटल 4 कंडीशनल सेंटेंस है। KPPSC की एग्ज़ाम के लिए कंडीशनल सेंटेंस को याद करना ज़रूरी है। ये ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है कंडीशनल सेंटेंस से KPPSC में आते हैं। एक 0 कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। इंशाल्लाह बाद में मैं आपके साथ ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। ये बहुत आसान है और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बाद में मैं इस पर डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा। फर्स्ट कंडीशनल वाला सेंटेंस है जो कि पिछले हमने डिस्कस किया और फर्स्ट कंडीशनल को प्रोबेबल कंडीशनल भी कहा जाता है। ये पेपर किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसको हम मुमकिन ख्याल करते हैं। मसलन अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इस बात का इम्कान है कि वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। ऐसे पेपरों के एफ क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस और मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल की जाती है। मसलन एफ क्लास की स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है एफ क्लास का, पहले हम एफ लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली पाम और वर्ब की पहली पाम के साथ इस या इस लगाएंगे। मेन क्लास में सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद फर्स्ट पाम ऑफ द वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। कुछ इस तरह का सेंटेंस बनेगा। दूसरा सेंटेंस, इफ ही रिक्वेस्ट मी आई विल हेल्प हिम। अगर वो मुझे गुजारिश करे तो मैं इसकी मदद करूंगा। यहाँ पे ये इम्कान है कि अगर वो मुझे गुजारिश करे, अगर वो मुझे दरखास्त करे तो मैं इसकी मदद करूंगा। ये है इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। बाद में मैं एक्सप्लेन के साथ आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट आवर ऑफर डिश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वी विल हैव टू विथड्रॉ। इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट आवर ऑफर वी विल हैव टू विथड्रॉ। उर्दू में इसका ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगा, अगर वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करता तो वो हमें हटा लेना पड़ेगा। ये भी जो है फर्स्ट कंडीशनल वाला सेंटेंस है।
فسٹ کنڈیشنل والا سینٹنس ہم نے کچھ یہاں پہ ایک شارٹ ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، بعد میں ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تیسرا کویسچن نمبر 23، if the report isn't on my desk tomorrow morning dish، تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، you will be in big trouble۔ تو یہ بھی جو ہے پسٹ کنڈیشنل والا سینٹنس یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا، اگر کل صبح رپورٹ میری میز پر نہیں ہے تو آپ بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ یہ پسٹ کنڈیشنل والا سینٹنس ہے، اور پہلے کویسچن کے ساتھ میں نے یہ پسٹ کنڈیشن آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے، یہ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہو۔ کویسچن نمبر 24، if you dish my advice you will accept it، یہاں پہ کریکٹ آپشن نمبر ڈی ٹیک ہے، if you take my advice you will accept it۔ تو یہ بھی پسٹ کنڈیشنل والا سینٹنس ہے۔ اور کویسچن نمبر 25، if you dish I will tell Junaid that we need time to think it over، یہاں پہ آپشن نمبر اے آئے گا، if you want I will tell Junaid that we need time to think it over۔ یہ بھی پسٹ کنڈیشنل والا سینٹنس ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ پہلے کویسچن کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جنید کو بتاؤں گا کہ ہمیں اس پر اور کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ چوز دا کریکٹ ون فرام دا گیون بلو سینٹینس، یہاں پہ کریکٹ آپشنس کو چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا سینٹینس کریکٹ ہے۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن نمبر اے ہے، ہیڈ ہی پیکڈ اپ بیفور ہی ریسیوڈ دا آرڈر۔ یہ سینٹینس جو ہے یہ بیفور اور آفٹر والا سینٹینس ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اسٹرکچر آپ کو بتائیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائیں گا۔ یہاں پر بس بیفور کا رول سمجھنا ہے۔ بیفور کو ہم پہلے پارٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ کسی کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ کیا، مطلب کوئی ایک ایکشن ہوا، اس سے پہلے ہی دوسرا ایکشن ہو چکا ہو، تو اس کے لیے ہم بیفور استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوگا کہ پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہیڈ، اس کے بعد ورب کی تیسری فارم، اور اس کے بعد بیفور، اور اس کے بعد سبجیکٹ، پھر جو ہے ورب کی دوسری فارم، اور پھر آبجیکٹ لگائیں گے۔ ایگزامپل میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ She had done her work before I came، وہ میرے آنے سے پہلے اپنے کام کر چکی تھی، مطلب کہ اس نے کام کیا تھا جب میں آیا، ایک کام پہلی ہی ہو چکی ہے جب دوسرا کام ہوا۔ یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ تھوڑا سا توجہ دے۔ There are two parts of the sentence. In first part we also use past perfect tense and second part مطلب before کے بعد جو ہے ہم ہمیشہ پاسٹ سمپل سینٹنس استعمال کرتے ہیں، یعنی ورب کی دوسری فارم۔ اس کا ایگزامپل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ He had gone before I came، وہ میرے آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ یہ سمپل سینٹنس ہے، اور یہ میں آپ کو بڑے آسانی بڑے سمپل الفاظ کے ساتھ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب ہم جلدی آپ کے ساتھ یہ پیپر صرف ڈسکس کرنا ہے، بعد میں اس ایکسپلینیشنز پہ آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ چوز دا کریکٹ ون فرام دا گیون بلو سینٹینس، یہاں پہ کریکٹ سینٹینس کو چوز کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کریکٹ سینٹینس جو ہے وہ آپشن نمبر بی ہے، احمد ہیڈ بین ویٹنگ فار دا بس فار فل 20 منٹس۔ یہ جو ہے یہاں پہ پار آیا ہے، یہ سینٹینس تو آ نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ 20 منٹ جو ہے یہ پیریڈ آف ٹائم ہے، اور پیریڈ آف ٹائم کے ساتھ ہم پار استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ سن جو ہے یہ غلط ہے، یہاں پہ سنس بھی غلط ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا نیکسٹ سلائیڈ میں۔ یہ سینٹینس جو ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے لیا گیا سینٹینس ہے، اور اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہے کہ پہلے assertive سینٹینس میں ہم سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہیڈ پلس بین پلس فرسٹ فارم آف دی ورب، اور اس کے ساتھ ہم ing، اور اس کے بعد آبجیکٹ پھر سینس لگائیں گے، اگر پیریڈ آف ٹائم ہو تو پار لگائیں گے، اگر اسپیسیفک پوائنٹ ہو تو پھر ہم سینس لگائیں گے۔ یہ اس کا اسٹرکچر ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے کویسچن لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔
चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन बिलो सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, हाउ ब्यूटीफुल द मून इज। ये करेक्ट इसलिए है कि यहाँ पे मून के साथ हमेशा दी इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक चीज़ें जो है यानी द अर्थ, द सन, द मून, इसके साथ दी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे डेट इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे ब्यूटीफुली भी इस्तेमाल नहीं होना है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब मैं आपके साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल या फीलिंग्स होता है, जो कि स्पीकर जो है अपने एक्साइटमेंट या सरप्राइज या एंगर या जॉय को अपने मुखातिब जो है वो उसको डिलीवर करे। इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसके एंड पे हम लगाते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। वाओ आई कैन नॉट बिलीव इट्स ऑलरेडी फ्राइडे, यानी वो इसका जो तर्जुमा है वो कुछ यूँ होगा, वाह मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये पहली ही जुम्मा है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी मैंने आपके साथ जो है शेयर किया गया है। आप इसको नोट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो और इसको याद कर सकते हो। आने के टेस्ट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको इससे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, ये भी इसका कुछ पार्ट्स है, इसका कुछ एग्जाम्पल है और इसका कुछ स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट कर सकते हो। ये मैंने जल्दी आपके साथ ये पेपर डिस्कस करना है, बाद में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ ये शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन बिलो सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस जो है उसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम कॉलेज। अब मैं बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पे सी करेक्ट है। करेक्ट जो है वो है व्हेन डिड यू कम। द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर आस्किंग अबाउट द पास्ट एक्शन इज टू यूज डिड when the base form of the verb come in this case, therefore the correct sentence is a। यहाँ पे जो है past sentence में did हम इस्तेमाल करते हैं, when के बाद did इस्तेमाल करते हैं, फिर subject इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बात हो रही है ये past sentence की बात हो रही है, ये past simple sentence है। इसका कुछ example जो है मैंने यहाँ पे include किया गया है। when did you come इस ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। इट इज़ द पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही इसी तरह बनता है। स्ट्रक्चर भी मैंने आपके साथ जो है प्रेजेंट किया गया है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलते हैं आज की वीडियो की 30 क्वेश्चन की तरफ, 30 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन बिलो सेंटेंस। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, शी यूज टू गेट ऑफ अर्ली। क्यों ये करेक्ट है ये मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है। यूज टू जो है ये कॉमनली आम तौर पर निशानदही करती है किस चीज़ की, एक हैबिट्स की, एक रिपीटेड एक्शंस की या सिचुएशन की जो कि पास्ट में रिपीटेड हो रहा हो या पास्ट में हैबिट्स हो लेकिन अब जो है वो चेंज हुआ हो या इसको ख़त्म किया गया हो। वो हैबिट्स या वो रिपीटेड एक्शन जो माजी में रिपीटेड हो रहा था लेकिन अब नहीं रहा, इसके लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल ये है कि आई यूज़ टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। हम काम से पहले जॉगिंग पर जाया करते थे लेकिन अब जो है हम नहीं जा रहे हैं, ये माजी की बात हो रही है कि हम जॉगिंग कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2, शी यूज टू प्ले द पियानो व्हेन शी वाज यंगर। यहाँ पे देखो कि हम जब यंगर थे, नौजवान थे, तो हम पियानो जो थे वो बजाते थे लेकिन अब जो है हम बूढ़े हो चुके हैं तो हम पियानो नहीं बजा सकते। ये जो है पास्ट का अमल था जो कि पास्ट में एक हैबिचुअली या रिपीटेड एक्शंस था कि हम बार बार ये अमल करते थे, पियानो बजाते थे, रोज़ाना बजाते, लेकिन अब जो है वो अमल जो है चेंज हो चुका है या फिनिश हुआ है। तो इस किस्म के सेंटेंस के साथ जो है हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारी वीडियो की 30 और लास्ट नंबर क्वेश्चन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 4 जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।